हेलो एवरीवन। कल ही मेरा इंटरव्यू हुआ 1 मार्च 2023 को यूपीपीसीएस का। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं उस पूरे एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना चाहती हूँ। फरवरी 2023 बहुत ही ब्यूटीफुल सा महीना था, बहुत अलग महीना था। मैंने इस तरह का लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया था। छोटा सा महीना होता है फरवरी का, बट दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। स्पेकुलेशन होने लगते हैं रिज़ल्ट जब आने वाला होता है। लोग अनुमान लगाते हैं, इनसाइडर्स इन्फो होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पेशली सोशल मीडिया में, ग्रुप्स में ये सारी चीज़ें होती हैं कि लोग अनुमान लगाते हैं। मैं भी ग्रुप्स में पोल कराती रहती थी कि अब रिज़ल्ट आएगा एंड एट दैट डे एंड हाउ यू आर फीलिंग, वो सब थोड़ा मजाक मस्ती चलता रहता था। एंड पहले 8 फरवरी को आने वाला था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि इस दिन आएगा। बहुत ज़्यादा 8 तारीख को मुझे पैनिक हुआ। मैं नहीं बता सकती कि मुझे किस तरह की उस दिन फीलिंग आई जब 8 तारीख था और बोल रहे थे सब कि रिज़ल्ट आएगा एंड शाम को आएगा 5 बजे तक, ये वो है। एंड मुझे मतलब इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी एंड मुझे एक्चुअली नर्वसनेस से ज़्यादा सैड लग रहा था, क्योंकि अब तक मेरे जितने भी रिज़ल्ट आए हैं मेंस के, मैंने 1 यूपीएससी और 3 पीसीएस के मेंस इसके पहले दिए थे, जिनमें मेरा फेलियर मिला था। एंड वो फेलियर जो होता था मेरे लिए, वो इतना ख़राब लगता था वो दिन जब रिज़ल्ट नहीं आता था पॉजिटिव। एंड फिर मैं कैसे फेस करूँगी, सबको कैसे बताऊँगी, वो सारी नेगेटिविटी के साथ मैं भरी हुई थी। मुझे वो फीलिंग लग रहा था कि आई डोंट वांट दैट फेलियर अगेन। मैं उस फेलियर से बहुत ज़्यादा डर रही थी। मुझे उन पास्ट वाले फेलियर्स बार बार मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे थे और डिप्रेसिंग फीलिंग आ रही थी। बहुत ही ख़राब सा मुझे लग रहा था। वो 8 फरवरी को स्पेशली मैं काफ़ी लो फील कर रही थी। बट ये दिन पास हो गया, इस दिन रिज़ल्ट नहीं आया। नेक्स्ट दिन रिज़ल्ट आता है 9 फरवरी 2023 को। और ये जो रिज़ल्ट था शाम के टाइम पे आता है, पूरे दिन इसका हल्ला मचता है। सब वही अगेन ग्रुप में एक्टिव होते हैं, पोल करते हैं एंड मजाक मस्ती थोड़ा सा, एंड लास्ट में ये शाम तक आ जाता है। पर हाँ, दिस डे आई वॉज कामर। क्योंकि मैंने थोड़ा सा सूर्य नमस्कार किया, मैंने मेडिटेशन किया, मंत्र उच्चारण थोड़ा किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने करके मुझे लगा कि यार ठीक है, मैं थोड़ा सा खुद को काम तो रखूं, क्योंकि एक दिन पहले ही मेरी पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो इस दिन मैंने खुद को बहुत काम रखा। एंड 9 फरवरी को रिज़ल्ट आता है। एंड जब मैंने अपना देखा लिस्ट में रोल नंबर, तो मेरा रोल नंबर दिखा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरा ही रोल नंबर है। मैंने चेक कराया अपने भैया से एंड हाँ, मेरा ही था। लेकिन मुझे फीलिंग सिंक इन नहीं हुई, क्योंकि अभी तक ये होता था कि यार होता नहीं है। एंड इस बार मेरे को पहली बार इंटरव्यू की कॉल आई। दैट वाज सो डिफरेंट फीलिंग। मुझे तो सिंकिंग ही नहीं हो रहा था। पूरा एक दिन लगा, 9 फेब से लेकर के 10 फेब तक मुझे ये चीज़ यकीन करने में ही चली गई कि यार मेरा इंटरव्यू का कॉल आया है। ये चीज़ लोगों रिलेट कर लेते हैं। इवन जो जैसे जब प्रीलिम्स भी नहीं होता है ना पहली बार में, बहुत बार ऐसा होता है। मेरा भी जब यूपीएससी का एक बार प्रीलिम्स जब पहली बार हुआ था, तो दैट वाज सो डिफरेंट फीलिंग। सो ये कुछ वैसी ही फीलिंग थी, क्योंकि आपका जब तक होता नहीं है ना, आप खुद पे यकीन नहीं करते हो। एंड जब होता है तो बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है यार। ये था। फिर चलो ठीक है, सिंक इन हो गई फीलिंग 10 को। अब नाउ व्हाट? अब थोड़े दिन बाद ही आ जाती है डेट आती है कि मेरा 1 मार्च को है। अब 1 मार्च को है, बहुत चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें। साड़ी बनवाना है एंड ये करना है, मॉक में ये पूछ लेंगे, वो पूछ लेंगे, फॉर्म भरना है, पोस्ट प्रेफरेंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर एंड बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें थी, इतनी कि क्या बताया जाए। उसके बाद ये होता है कि यार बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगी।
तो मैं काफ़ी कंफ्यूज रह गई। मेरी मेरी मतलब एनर्जी जो थी वो कन्फ्यूज़न वाली रही एंड फिर ओवरवेल्म्ड वाली रही कि यार ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब लाइक क्या करें, मैं मॉक दूँ कि क्या करूँ, पढ़ूँ, ऑप्शनल भी पढ़ूँ, प्रोफाइल पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, ये सारी चीज़ें रहीं। फिर धीरे धीरे चीज़ें होती गईं। फॉर्म भी मतलब मेरे यहाँ घर में लोग चिल्लाने लगे कि भाई फॉर्म भरो, फॉर्म भरो। मुझे लगा कि यार मुझे पोस्ट ही नहीं समझ में आ रही, मैं भरूँ क्या। तो पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह पढ़ लिया, मतलब लोगों से पूछा, डिस्कस किया, भरा और प्रोफाइल पे जो है वर्क किया। और मतलब मैंने तो सोचा यार काफ़ी ज़्यादा पढ़ लूँ, ये करूँ, वो करूँ, ऑप्शनल भी पढ़ूँ, करंट भी पढ़ूँ। तो मतलब मुझे लगा बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो वैसे ही वो सब होता रहा हाइफेजेड वे में मेरा। और उसी के बीच में मैंने 4 मॉक्स भी दिए। 3 मॉक्स मैंने उसके दिए, ऑफ़लाइन दिए थे एंड 1 मॉक ऑनलाइन दिया था। ऑनलाइन मैंने जो दिया था वो बहुत टफ़ मुझे लगा था। ये हापुड़ की जो कोचिंग होती है उनका ही मॉक था। सो इस तरह से करते करते हमारा जो डी डे है वो आ गया। 28 फ़ेब में हम लखनऊ से निकले इलाहाबाद के लिए एंड 28 फ़ेब को सुबह 7 बजे मतलब ट्रेन थी हमारी, हम 5 बजे मुड़ गए थे एंड गए। एंड वो जर्नी में मैं पढ़ते हुए आधे टाइम पढ़ रही थी और आधे टाइम ग्रुप में चिट चैट कर रही थी एंड फ़ोन रख दिया। फिर उसके बाद वापस से ही आराम से अपना चले गए। और मैं वहाँ पे गई और एक दिन पहले ही मैं आयोग गई और वहाँ के लोगों से बात की जो पेपर देख के निकल रहे थे। 3 लोगों से बात की एंड ऑल ऑफ देम जो बोले, मुझे लगा कि यार चीज़ें नॉर्मल हैं, जितना हाइप होता है दिमाग में उतना नहीं है। वो सब तीनों कैंडिडेट्स मुझे नॉर्मल लगे, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। फिर हम आए और होटल का थोड़ा इंतज़ाम किया, मतलब उसमें थोड़ा टाइम लग गया एंड देन फिर उसके बाद होटल में आए एंड फिर से मैं थोड़ा मोबाइल चलाने लगी एंड उसके बाद शाम को मैंने फिर बहुत जल्दी सो गई एंड फिर नेक्स्ट डे जब उठी तो मैंने सुबह मैं काफ़ी सारा सामान लेके अगेन चली गई थी अपने साथ, ऑप्शनल की बुक्स और करंट अफेयर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सारी चीज़ों में से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं देखा। मैंने शायद सुबह के टाइम पे कुछ केस स्टडी देखी होगी, नहीं केस स्टडी मैंने एक दिन पहले देखी थी और सुबह के टाइम पे मैंने कुछ हाँ न्यूज़पेपर पढ़ा था उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा था। और कुछ चीज़ें मैंने एक सोशो इकोनॉमिक बुक थी मेरी, उसमें एजुकेशन वगैरह के बारे में थोड़ा डेटा था, तो मैंने उनको देख लिया था। और फिर उसके बाद हम रेडी होते हैं और निकल लेते हैं टाइम से। तो टाइम से निकलना भी ज़रूरी होता है बिकॉज़ वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवानी थी सेल्फ़ी पॉइंट पे, उसका एक्साइटमेंट था, वो किया। देन उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का नंबर आ जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हम करा रहे होते हैं तो उसी टाइम पे हमारे जो चेयरमैन सर हैं, संजय श्रीनेत सर, वो आते हैं एंड वो काफ़ी मोटिवेटिंग सी बातें करते हैं एंड वो काफ़ी लिफ्ट अप करने की कोशिश करते हैं हमें एंड दैट वाज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। तो संजय श्रीनेत सर बहुत ही मतलब वो बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को, बोलते हैं कि लाइक 1500 मार्क्स का तो मेंस हो ही गया है, अब 100 मार्क्स के लिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, इंटरव्यू इज़ नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज बट टेस्टिंग योर एट्रीब्यूट्स। आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखिए। मतलब उनको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को उनको दिखाइए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। देन जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, हमें कॉल कराया जाता है एक दूसरे जगह पे, मतलब एक दूसरा बिल्डिंग है जहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं एंड वहाँ पे मुझे नंबर मिलता है 404। तो सब लोग आराम से मतलब एक कोड मिलता है, वो कोड लेके हम बैठते हैं। और जब मैं 1 कप चाय उठाती हूँ वहाँ पे और 2 बिस्किट उठाती हूँ एंड वहाँ पे सडनली एक पर्सन आते हैं और बुलाते हैं 404 और मुझे लगता है यार मेरा ही पहला नंबर आ गया। 404 नंबर वो बुलाते हैं और मैं तो चली जाती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि यार मेरी चाय भी नहीं ख़त्म हुई, तो जल्दी जल्दी मैं चाय पीती हूँ एंड फिर उसके बाद एक बिस्कुट को वापस रख देती हूँ और मैं वहाँ पे चली जाती हूँ अपने और वहाँ पे इंटरव्यू के लिए मैं वहाँ पे जाती हूँ। मैं अर्दली से पूछती हूँ कि भैया बोल्ट किसका है, और वो मुझे इशारा करता है और दिखाता है, ये देखिए। मैं देखती हूँ उस पे लिखा है हरीश सिंह एंड दैट नेम was so infamous
उनके बारे में बोला जाता है कि ये बहुत क्रूएल हैं एंड बहुत इनकी खड़ूस टाइप की पर्सनालिटी है। तो मुझे लगता है, ओ गॉड, मुझे ये क्यों मिला, ये मुझे मेरा क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा मेरे अंदर यहाँ से एंट्री होने से पहले ही डर की फीलिंग आ जाती है। उधर जाते हैं अंदर, वहाँ सेंटर पे हरीश सिंह सर बैठे होते हैं। उनकी थोड़ी सी मूछें टाइप की हैं एंड सीरियसली उनका मुंह, उनका जो फेस है वो थोड़ा सा है वैसा कि हाँ, मतलब एक स्ट्रिक्ट टाइप का लग रहा था। कॉर्डियल नहीं था उतना, स्ट्रिक्ट टाइप का था। सो ही स्टार्टेड, पूछते हैं कि आपने बीएससी किया है, वाई आपने एमएससी क्यों नहीं किया, एमए क्यों कर लिया। मैंने बोला कि भाई मेरा मुझे ऑप्शनल चुनना था एंड सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करनी थी। एंड जब मैंने देखा कि मुझे सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए सब्जेक्ट कोई, तो मुझे लगा कि हिंदी लिटरेचर विल बी बेटर। सो उसके बाद वो पूछते हैं इसी तरह से क्वेश्चंस काफ़ी सारे, प्रोफाइल पे ही वो शुरू कर देते हैं, हिंदी लिटरेचर से पूछते हैं। एंड फिर वो एक केस स्टडी देते हैं कि आपको एसडीएम बनाया जाएगा अगर, तो आप बेसिक शिक्षा के लिए क्या करना चाहेंगी। तो मैं फैसिलिटीज़ वगैरह का बताती हूँ, आईटी से जोड़ना, टीचर्स की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। एंड उसके बाद वो क्या पूछते हैं मुझसे, हाँ, वो मुझसे हिंदी लिटरेचर से ही मुझसे भक्ति एंड छायावाद के विषय में पूछते हैं। एंड मुझे लगता है इतना ही, चेयरमैन सर मुझसे इतना ही बात करते हैं। एंड उसके बाद दूसरे मेंबर शुरू हो जाते हैं। फिर वो मेरे जो दूसरे वाले मेंबर होते हैं वो मुझसे मेरे जो कंटेंट राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन का काम था मैंने किया है उसके विषय में पूछने लगते हैं। वो सब मैं बताती हूँ। एंड वो जो सर थे वो मुझे एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, मेरे हिसाब से एक डिफ़िकल्ट चीज़ उन्होंने दी थी। डिफ़िकल्ट क्या बोल सकते हैं, एक चैलेंजिंग चीज़ थी। वो मुझसे पूछ रहे थे कि लोग काफ़ी लेट ईयर्स में जॉइन कर देते हैं, काफ़ी लेट ईयर्स में जॉइन करते हैं जो लोग सिविल सर्विसेज में, उनको तो प्रमोशन भी नहीं मिलता है एंड दैट दे डोंट बिकम आईएएस। सो उनकी तो पोटेंशियल वेस्ट हो जाती है। तो क्या करना चाहिए। मैं एक्चुअली मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती थी, बट वो मुझसे यही जानना चाहते थे कि हाउ कैन वी गेट, मतलब यंग पीपल ओनली। तो मैं तुरंत बताने लगती हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप तुरंत मत बताओ, आप टाइम ले लो, पेपर एंड पेन पे सोचो। तो मेरे सामने एक पेपर एंड पेन रखा होता है, मैं उस पेपर और पेन पे कुछ पॉइंट्स बनाती हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि एज रिड्यूस करनी चाहिए। सेकंड ये करना चाहिए कि इनको मतलब इंटर्नशिप का मौका मिलना चाहिए, आईएएस ऑफिसर्स के पास जाके बच्चे देखें, सो दैट वो ग्लैमर के चक्कर में अपना यूथ वेस्ट मत करें। और थर्ड मैं बोलती हूँ कि थर्ड में क्या बोलती हूँ, हाँ, थर्ड में बोलती हूँ कि मैं बचपन से ही स्कूल कॉलेज के दौरान ही आईएएस ऑफिसर्स मीट करें बच्चों से, सो दैट उनको अर्ली गाइडेंस मिल जाए। इस वजह से हम यंग कर सकते हैं, यंग लोगों को बुला सकते हैं। यानी आज की क्या हमें अटैम्प्ट्स लिमिटेड करने चाहिए। तो मैंने बोला हाँ, अटैम्प्ट्स तो कुछ लिमिटेड करने चाहिए 6, और एज 32 करनी चाहिए। उन्होंने बोला 32 कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैंने बोला कि सर कुछ लोगों को लेट में पता चलता है एंड दैट दे कैन सर्व बेटर। तो उन्होंने बोला नहीं, मतलब वो तो फिर उनकी तो पोस्टिंग ही वो तो आईएएस नहीं बन पाएंगे। तो मैंने बोला सर दे कैन सर्व इन पीसीएस बेटर। तो उन्होंने बस जाने दिया, मतलब उन्होंने बोला ठीक है। नेक्स्ट मेंबर मुझसे काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशन के पूछने लगते हैं। भाई उन्होंने श्रीलंका के बारे में पूछा कि क्या ऐतिहासिक भूल भारत ने की है। तो मुझे उस टाइम लिट्टे एंड तमिल मोमेंट्स के अलावा कुछ याद नहीं आ रहा था। सो मैंने जो बोला कि सर मुझे यही लिट्टे का ही याद आ रहा था, तो मैंने वो बताया। नवोदय विद्यालय के बारे में पूछा, तो मुझे बेसिक यही पता था कि भाई वो ग्रामीण विद्यालयों में जो ग्रामीण बच्चे होते हैं एंड दे आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, उनको सिलेक्ट करते हैं। और तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसके और बारे में बताया। तो मैंने बोला सर मुझे डिटेल में तो नहीं पता है, मुझे यही पता है। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि एक देश है जो कि अपना अंडरग्राउंड समिट कर रहा है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। सो उन्होंने मुझे बोला कि कौन सा ऐसा देश है। तो मैंने कहा सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट मैं गैस करना चाहूँगी। उन्होंने कहा बिल्कुल करिए। तो मैंने मालदीव्स का नाम लिया। उन्होंने पूछा क्यों मालदीव्स। तो मैंने बोला इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर और वो सबमर्ज हो रहा है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि देखिए, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ, नई शिक्षा नीति में हमने इलेक्टिव मॉडल दिया है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लोग अलग अलग चीज़ें चुन सकते हैं, आपकी क्या राय है।
तो मैंने बोला सर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा, स्ट्रेस कम होगा। मैथ्स वाला अगर लिटरेचर को पढ़ता है वो तो दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा और उसमें ये ईगो नहीं रहेगा कि मैं सिर्फ मैथ्स का हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मुझे ईगो शब्द का यूज़ नहीं करना चाहिए था, बट अब वहाँ मुझसे हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। एंड एक और चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी थी कि आपको लगता है कि साहित्य जो है मीराबाई और अगर मान लीजिए मीराबाई ना होती तो हम कृष्ण को ना जानते, अगर सूरदास ना होते तो हम कृष्ण को ना जानते, तुलसी ना होते तो हम राम को ना जानते जिस तरह से आज जानते हैं, तो आपकी क्या इस पे राय है? तो मैंने बोला सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साहित्य होता है उसी की वजह से हम इमोशंस से कनेक्ट कर पाते हैं लोगों को। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन उस समय तो काफ़ी कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें हो रही थी। तुलसीदास के समय अकबर था, मीरा को जहर दिया गया। तो मैंने बोला यस सर, मेडिवल काल था तो उस काल के अनुसार भी चीज़ें थी, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि छठ पूजा का आपको आयोजन करना हो तो क्या करेंगी आप एज एन एसडीएम? तो मैंने कहा कि मैं लोगों के लिए सुविधा बनाऊंगी, लोगों के लिए मतलब चीज़ें वो क्या करूँगी मैं, सबसे पहले सिक्योरिटी का देखूँगी मैं कि रैम्पेड ना होने पाए, इसके लिए सेफ़ एग्जिस्ट बनाऊँगी। जो हमारा स्टाफ होगा उनके बीच कम्युनिकेशन होगा अच्छा, जो हमारे ओल्ड और वुमेन लोग होंगे उनके लिए अलग से कुछ सुविधाएं होंगी। तो मैंने ये बता दिया। एंड उसके बाद एक जो नेक्स्ट मेंबर थे, ही स्टार्टेड विद अग्निवीर। अब अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम्स के बारे में वो पूछने लगे। तो मैंने बोला इसमें यंग लोगों को रिक्रूट करते हैं सेना के लिए। ही आस्क्ड कि क्या उन्हें पेंशन मिलती है? तो मैंने बोला सर उन्हें रिटायर होने पे 12 लाख रुपीज़ मिलते हैं। तो उन्होंने बोला पेंशन मिलती है क्या? मैंने बोला सर मुझे याद ही नहीं आ रहा है। देन ही आस्क्ड कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन का काफ़ी मामला चल रहा है, ये बताइए कि क्या पुराने जो डिफेंस में लोग हैं उनको भी पुरानी पेंशन है या नई पेंशन है? तो मैंने बोला कि सर ये मुझे नहीं पता। देन ही गेव मी वो केस स्टडी कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र के में एसडीएम है तो वहाँ की महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या करेंगी आप? तो मैं बताने लगी लिटरेसी एंड हेल्थ एंड ऑल दोस। तो उन्होंने बोला नो नो नो, सेफ्टी की बात की है मैंने। तो मैंने बोला कि मैं टाई कमांडो जैसी चीज़ें सिखाऊंगी, वहाँ के सेल्फ डिफेंस करूँगी एंड टेक्नोलॉजी इनेबल करूँगी 10-90 जैसा कुछ, एंड सीसीटीवी कैमरास लगवाऊँगी और फीमेल फोर्स ज़्यादा रहेगी। तो मैंने ये सब चीज़ें बताई और फिर उन्होंने बोला ठीक है थैंक यू, आप जा सकते हो। सो मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है एंड मैंने हर किसी के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है एंड जितना मुझसे हो पाया। बाकी अब वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में मे बी जो ये वाले सर थे जो शायद मुझसे वो एसडीएम की एज एन एसडीएम आप क्या रिसोर्सेज में बदलाव लाएंगी, उसमें शायद वो बहुत मुझसे प्रसन्न नहीं दिखे मुझे। और शायद वो जो सुनना चाहते थे मैंने वो शायद नहीं बताया। और इसके अलावा एज रिडक्शन वाला तो मैंने मेरे ख्याल से ठीक ही किया है, मुझे जो लगा है। अब मुझे नहीं पता कि वो कुछ और सुनना चाहते थे कि क्या था। मैंने एक बैलेंस आंसर देने की कोशिश की है एज रिडक्शन वाले में। और बाकी मुझे लगता है कि मैंने जो फैमिली सिस्टम को तोड़ने वाली एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे हरीश सर ने ही कि इंडिया का फैमिली सिस्टम अभी क्या बदल गया है, क्या चेंज आ गया है, तो मुझे लगता है वो उससे खुश हुए थे, बट वो उनका रिएक्शन नहीं था वैसा, वो रिएक्शन नहीं देते हैं अच्छा कुछ। तो मुझे लगता है शायद वो उससे खुश हुए थे। एंड बाकी ये साहित्य वाले से तो ये भी खुश हुए होंगे जो एक कि साहित्य का क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब साहित्य की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है लोगों पे। तो मुझे लगता है ओवरऑल ठीक गया है मेरा। मैं ये नहीं कह सकती कि कहीं पे कुछ बुरा गया है। और हाँ, मुझसे जैसे कंटेंट राइटिंग का पूछा था तो वो मुझसे पूछ रहे थे कंटेंट राइटिंग के बारे में कि जो ये बताइए कि क्या मतलब आपको कैसे पे होता है। सो मैं ठीक से उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मतलब मैं उसको 2-3 बार उन्होंने पूछा, वो मैं एमसीक्यू का बता रही थी और वो कंटेंट राइटिंग पे पूछ रहे थे। तो क्योंकि अब मुझे डिफरेंट तरीके के पेज होते थे, मतलब पेमेंट जो होता था वो अलग अलग वेज में होता था। स्टडी IQ में मंथली मिलता था, तो मैं उस चीज़ को वहाँ पे समझ भी नहीं पाई थोड़ा सा, तो वो समझने में मुझे और उन्हें दोनों में प्रॉब्लम हो गई। बट ओवरऑल मैंने ट्राई किया बताने का, तो ये कुछ थोड़ा सा था। और बाकी तो मेरे हिसाब से ठीक गया मेरा। और
अग्निवीर वाला भी ठीक ही था भाई, मुझे जो आता था मैंने वो बताया, जो नहीं आता था डिटेल में वो मना कर दिया। सो आई होप कि मेरा ठीक गया है, मतलब ऐसा कुछ ब्लंडर जैसा पॉइंट नहीं लगा मुझे, ठीक ही था। बाकी अब मार्किंग पे है। सो हाँ, तो अभी क्या है कि रिव्यू मतलब ओवरऑल में क्या इंसाइट्स मुझे मिली इंटरव्यू देकर, वो मैं बताती हूँ। तो इनसाइट्स में मुझे ये समझ में आया कि लाइक आप बहुत ज़्यादा सीरियसली, नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है ये, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो थोड़ा सा अगर आप अच्छे से बता लें, अपने दिमाग को स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचते हैं तो वो बेटर होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नॉलेज का रोल तो नहीं ही होता है।